नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है परामर्श के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। और ये टॉपिक जो आपका है बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। परामर्श के प्रकार क्या होते हैं मैं इसको एकदम आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा। तो परामर्श क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, उद्देश्य क्या होती है, इसके पहले क्लास में हमने इसको बता दिया है। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखा है तो आप चैनल विजिट करिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है BA 6 सेमेस्टर का, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज के बारे में आज क्लास में हम बात करेंगे परामर्श के प्रकार। जो परामर्श के प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं। पहला निर्देशात्मक परामर्श, दूसरा अनिर्देशात्मक परामर्श, तीसरा संग्रही परामर्श। ठीक है। निर्देशात्मक परामर्श को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव काउंसलिंग, अनिर्देशात्मक परामर्श को बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और संग्रही परामर्श को बोलते हैं इक्लेक्टिव काउंसलिंग। अब एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि निर्देशात्मक परामर्श होता क्या है। तो देखिए, निर्देशात्मक परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक कौन है? विलियमसन है। कौन है? मतलब जो निर्देशात्मक परामर्श है इस विचारधारा के प्रवर्तक विलियमसन महोदय हैं। और दूसरी बात, निर्देशात्मक परामर्शदाता केंद्रित परामर्श है, यानी कि निर्देशात्मक परामर्श में परामर्शदाता क्या होता है, वो मुख्य भूमिका में होता है। वो परामर्श प्रार्थी की समस्याओं को समझकर उसे जो भी उसका समाधान होता है उससे संबंधित क्या है वो उसे निर्देश देता है। ठीक। तीसरी बात है, निर्देशीय परामर्श में परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी का पूर्ण रूपेण मार्गदर्शन करता है। यानी कि कहने की ये तात्पर्य है कि जो निर्देशन या निर्देशीय परामर्श में इसमें जो परामर्श देने वाला व्यक्ति होता है और वो परामर्श लेने वाला व्यक्ति जिसको हम परामर्श प्रार्थी कहते हैं उसका पूरी तरह से गाइडेंस करता है या मार्गदर्शन करता है। उसकी जो भी समस्याएं होती है समस्या के सभी पक्षों को समझकर उसे निर्देश देता है। फिर चौथी बात है, परामर्शदाता प्राणी पर अपना ध्यान केंद्रित न करके प्राणी की समस्या पर ध्यान केंद्रित करता है। चूँकि निर्देशात्मक परामर्श में क्या है, ये इसके सेंटर में कौन होता है? परामर्शदाता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं काउंसलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? काउंसलर। ठीक। और परामर्श प्रार्थी को इंग्लिश में बोलते हैं काउंसली। ठीक। तो सेंटर में क्या होता है? परामर्शदाता होता है। इसलिए परामर्शदाता क्या कहता है, जो क्लाइंट होता है या जो परामर्श प्रार्थी होता है उस पर अपना ध्यान न देकर उसकी जो समस्या है उस पर वो ज़्यादा अपने आप को फोकस करता है। पांचवी बात है, इस परामर्श को प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि के माध्यम से क्या है प्रदान किया जाता है। जो निर्देशात्मक परामर्श है ये परामर्श देने के लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं या परामर्शदाता हैं वो क्या है प्रश्नावली या साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बात रहा कि निर्देशात्मक परामर्श क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अनिर्देशात्मक परामर्श किसे कहते हैं। देखिए, अनिर्देशात्मक परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक जो है कार्ल आर रोजर्स महोदय हैं। दूसरी बात, यह परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। जो निर्देशात्मक परामर्श है, ठीक है, जो निर्देशात्मक परामर्श है वो अनिर्देशात्मक परामर्श उसका विपरीत होता है। समझ गए ना? तो हमने देखा था कि निर्देशात्मक परामर्श में सेंटर में परामर्शदाता होता है और अनिर्देशात्मक परामर्श में सेंटर में कौन होता है? परामर्श प्रार्थी, जो काउंसलिंग लेता है। ठीक है। इस परामर्श में परामर्श प्रार्थी अपने आप निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है। किसके माध्यम से? परामर्शदाता के माध्यम से। इसमें क्या होता है कि परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता के साथ मिलकर, ठीक है, अपनी अंदर खुद वो क्षमता उत्पन्न करता है जिससे कि वो सही निर्णय ले सके या अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। इसमें क्या होता है, जो परामर्श प्रार्थी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और जो परामर्शदाता होता है वो इनएक्टिव तो नहीं कहेंगे लेकिन क्या है वो एक तरह के ऑब्जर्वरों की भूमिका में रहता है, उसकी समस्याओं को पता लगाने की भूमिका में रहता है। चौथा है, इस परामर्श में उपबोध सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा उपबोधन का गौड़ स्थान। तो वही अभी हमने बात किया कि परामर्श में उपबोध किसे कहेंगे? उपबोध कहेंगे परामर्श प्रार्थी को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो क्या होता है? सक्रिय रूप से भाग लेता है तथा उपबोधन का गौड़ स्थान होता है।
और जो परामर्शदाता होता है उसका क्या है, गौड़ स्थान होता है, मतलब कि कह रहे नगण्य होता है, नगर नहीं कहेंगे, सेकेंडरी स्थान होता है। पहला स्थान होता है परामर्श प्रार्थी का, क्योंकि अनिर्देशात्मक परामर्श के केंद्र में कौन होता है, परामर्श प्रार्थी होता है। ठीक, तो ये बात हुआ अनिर्देशात्मक परामर्श के बारे में। अब हम बात करते हैं आपका तीसरा और लास्ट, संग्रही परामर्श क्या होता है। देखिए, संग्रही परामर्श विचारधारा के प्रवर्तक जो हैं FC थार्न महोदय हैं। ठीक, यह परामर्श निर्देशात्मक तथा अनिर्देशात्मक परामर्श दोनों का संयोजन है। ये जो संग्रही परामर्श है वो क्या है, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श, दोनों में से जो जो अच्छी बातें निकलती हैं उसको लेकर क्या है ये बनाई गई है। अब देखिए, परामर्शदाता की भूमिका न तो सक्रिय होती है और न ही निष्क्रिय होती है। यानी कि इस परामर्श में, संग्रही परामर्श में, जो परामर्श देने वाला व्यक्ति होता है जिसको हम काउंसलर कहते हैं, उसका जो रोल होता है न ज़्यादा एक्टिव होता है और न ही ज़्यादा निष्क्रिय, मतलब मध्यम वर्गीय के काम करता है, मॉडरेटर अवस्था में उसका होता है। और इसमें क्या करता है परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी के विभिन्न पक्षों को समझता है और समझने के बाद क्या करता है, परामर्श प्रार्थी को सबसे अच्छा तरीके का सुझाव देता है जिससे उसकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। चौथा है, यह परामर्शदाता पहले यह अध्ययन करता है कि क्लाइंट की आवश्यकता क्या है, उसके आधार पर निर्देशात्मक परामर्श या अनिर्देशात्मक परामर्श दिया जाता है। कहने की यह तात्पर्य है कि जो परामर्शदाता है पहले ये इस बात की स्टडी करता है कि क्लाइंट की आवश्यकता क्या है, उसके बेसिस पे उसे क्या है, निर्देशात्मक परामर्श दिया जाता है या अनिर्देशात्मक परामर्श, मतलब क्लाइंट की जो आवश्यकता है या जो समस्या है उसके बेसिस पे क्या है वो परामर्शदाता डिसाइड करता है कि इसको पहले डायरेक्टिव काउंसलिंग दिया जाए या इनडायरेक्टिव काउंसलिंग दिया जाए। पांचवा है, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी मिलकर काम करते हैं, कोऑपरेशन की भूमिका में इसमें रहते हैं दोनों। कौन कौन, काउंसलर और काउंसलर, दोनों लोग मिलके जो भी समस्या होता है उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। या कभी परामर्शदाता क्या है, और परामर्श प्रार्थी के अंदर स्वयं ऐसी क्षमता उत्पन्न कर देता है कि जिससे वो अपना क्या है, अपना समस्या को वो सुलझा सके। तो ये परामर्श के 3 मुख्य प्रकार हैं। बाकी ऐसे कई और प्रकार हैं जो परामर्श के गौड़ प्रकार में आते हैं, जैसे नैदानिक परामर्श हो गया, वैवाहिक परामर्श हो गया, शैक्षिक परामर्श, मतलब परामर्श कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा है जहां उससे संबंधित परामर्श न दिया जाता हो। लेकिन आपके क्लास को दृष्टिगोचर रखते हुए ये 3 मुख्य प्रकार जो है आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।